नमस्कार साथियों, मैं राजीव कुमार राव, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ सरकारी सेवा न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक लीगल अपडेट नहीं है, बल्कि यह लाखों ओबीसी परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि हो सकता है यह जानकारी आपके बच्चे का कैरियर, एडमिशन या नौकरी का मौका बचा दे। क्योंकि सालों से एक ऐसा कंफ्यूजन चल रहा था जिसने कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स को उसका हक छीन लिया था। सबसे बड़ा सवाल क्या था? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तय करते समय माता पिता की सैलरी जोड़ी जाएगी या नहीं? क्या पीएसयू, बैंक और प्राइवेट सेक्टर वालों के बच्चों के साथ अलग नियम लागू किए जा रहे थे? साथियों, अब इस विवाद पर 11 मार्च 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। यह फैसला बताता है कि सिस्टम में कहां गलती हुई। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, 1993 का असली नियम क्या था, 2004 के ऐसे कौन से क्लैरिफिकेशन थे जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको प्रैक्टिकली क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, अगर इस विवाद का निचोड़ एक लाइन में कहूं तो बात यह है कि सरकारी ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सैलरी क्रीमी लेयर तय करने में नहीं जोड़ी जाती थी, लेकिन वहीं पीएसयू, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कुछ मामलों में 2004 के क्लैरिफिकेशन के आधार पर सैलरी को जोड़कर उनके बच्चों को क्रीमी लेयर मान लिया जाता था। यानी एक जैसे लेवल के लोगों के साथ दो अलग अलग नियम चल रहे थे और यही बात बाद में कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा अप्रोच होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। यानी प्लेन लैंग्वेज में समझिए कि बराबरी के लोगों के साथ बराबरी जैसा व्यवहार नहीं हो रहा था। अब शुरुआत से समझते हैं 1993 का मूल नियम क्या था। साथियों, ओबीसी क्रीमी लेयर का मूल ढांचा 8 सितंबर 1993 के डीओपीटी के ओएम से गवर्न होता है। इस नियम में क्रीमी लेयर तय करने का मुख्य आधार था स्टेटस ऑफ पोस्ट, यानी माता पिता किस श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं। अगर माता पिता में से कोई एक भी सीधे ग्रुप ए अधिकारी है या दोनों, मतलब माता पिता ग्रुप बी में सीधे नियुक्त अधिकारी हैं या पिता 40 साल की उम्र से पहले ग्रुप ए में प्रमोट हो गए हों, तो बच्चों को क्रीमी लेयर माना जाएगा। लेकिन यहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, जहां यह स्टेटस कैटेगरी अप्लाई नहीं होती, वहां इनकम या वेल्थ टेस्ट लागू होता है। अभी यह सीमा 8 लाख रुपए सालाना है। लेकिन, और यही इस विवाद की चाबी है, 1993 के मूल नियम में साफ कहा गया है कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। यानी इस इनकम टेस्ट का मतलब यह नहीं था कि आपकी सैलरी अपने आप जोड़ दी जाएगी। इसका मतलब मुख्य रूप से था अदर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मकान का किराया, व्यापार से आय या नॉन सैलरी इनकम। यानी सिंपल शब्दों में कहें, सिर्फ सैलरी ज्यादा होने से कोई अपने आप क्रीमी लेयर नहीं हो जाता था। फिर 2004 में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा मामला बदल गया? अब आता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। डीओपीटी ने 14 अक्टूबर 2004 को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। उस क्लैरिफिकेशन का पैराग्राफ 9 आगे चलकर सबसे बड़ा विवाद का कारण बना। यह क्लैरिफिकेशन उन लोगों से जुड़ा था जो पीएसयू, बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते थे और उनके पोस्ट की गवर्नमेंट पोस्ट से इक्विवेलेंस तय नहीं हुई थी। अब ध्यान से समझिए, यहीं से ऐसा इंटरप्रिटेशन आने लगा कि अगर माता पिता की सैलरी ही प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर चली जाए तो बच्चे को क्रीमी लेयर माना जा सकता है, और यहीं से भेदभाव शुरू हुआ। सोचिए, एक सरकारी क्लर्क की सैलरी 12 लाख हो, फिर भी उसका बच्चा नॉन क्रीमी लेयर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसी तरह के लेवल पे काम करने वाला बैंक, पीएसयू का एम्प्लॉय अगर 8 लाख की सैलरी भी क्रॉस कर जाए तो उसके बच्चे को क्रीमी लेयर कह दिया जाता है। क्या यह न्याय था?
और यही सवाल कोर्ट के सामने आया और यही इस केस का सबसे एक्सप्लोसिव पॉइंट बना। साथियों, यह फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई कैंडिडेट्स की लंबी कानूनी लड़ाई थी। यूपीएससी 2012 से 2017 तक कई कैंडिडेट्स को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि अथॉरिटीज ने 2004 के क्लैरिफिकेशन के आधार पर उनके पेरेंट्स की सैलरी को इशू बना दिया। लेकिन इन कैंडिडेट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने कैट, हाई कोर्ट्स और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़ी। इन लोगों में शामिल लोगों का डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी यह आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, यह एक पैटर्न था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी पैटर्न को पहचाना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि 2004 के पैराग्राफ 9 का वह इंटरप्रिटेशन जो अनइक्वल ट्रीटमेंट पैदा कर रहा था, सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि गलती हुई है, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन कैंडिडेट्स को गलत तरीके से बाहर किया गया है, उनके क्लेम्स को फिर से कंसीडर किया जाए और जहां जरूरत हो वहां सुपर न्यूमररी पोस्ट तक क्रिएट किए जाए। यानी जो लोग रूल की वजह से पीछे रह गए, उनके लिए रास्ता दोबारा खोला जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार, यूपीएससी और संबंधित अथॉरिटीज इस जजमेंट को 6 महीने में इंप्लीमेंट करे। इसका मतलब आम आदमी के लिए क्या है? अब इसे आसान भाषा में समझिए। इस फैसले का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि यह एक पुराना लीगल डिस्प्यूट खत्म हुआ। इसका मतलब यह है कि सालों से जो फैमिलीज यह सोच रही थी कि हमारा सैलरी ज़्यादा होने से हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर में चला जाएगा, उन्हें अब रूल्स को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। यह जजमेंट कहता है कि सिर्फ सैलरी देखकर अलग ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, खासकर जब समान स्तर के लोगों के साथ अलग अलग नियम लागू हो रहे हों। यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ लीगल नहीं बल्कि गेम चेंजर है। अब प्रैक्टिकली आपको क्या करना है? अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं या आपके बच्चे को इसकी जरूरत है, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली बात, अपनी एफिडेविट्स या इनकम डिटेल्स में सैलरी और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को अलग अलग दिखाइए। दूसरी बात, अगर कोई अथॉरिटी सैलरी जोड़कर आपके केस को रिजेक्ट कर रहा है, तो इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रेफरेंस जरूर दीजिए। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखिए। एफिडेविट, इनकम डिटेल्स, सपोर्टिंग पेपर्स और लीगल रेफरेंस को प्रॉपरली तैयार रखिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कंफ्यूजन अभी भी हो सकता है, क्योंकि कई बार लोअर ऑफिसेज पुराने इंटरप्रिटेशन पर ही चलते हैं। एक पूर्व अधिकारी होने के नाते मैं डीओपीटी और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से यह अपील करना चाहता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर एक नया, साफ और बिल्कुल स्पष्ट क्लैरिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए, क्योंकि असली समस्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, असली समस्या नीचे सर्टिफिकेट इशूइंग लेवल पर होती है। ब्लॉक, सर्किल ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, वेरिफिकेशन लेवल पे अगर वहां क्लैरिटी नहीं पहुंची तो आम आदमी फिर से परेशान होगा। और मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला तभी मीनिंगफुल होगा जब उसका बेनिफिट ग्राउंड लेवल पर पहुंचे। तो दोस्तों, यह थी ओबीसी लाभार्थियों के लिए आज की एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को अपने सभी साथियों, विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि सभी को इस नए अपडेट की जानकारी मिल सके। ऐसे ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सरकारी सेवा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार, अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।